पिछले दिनों हुई रविंद्र भवन के परिसर में ललित कला अकेडमी में आकार एग्जीबिशन लगाई गई, जिसके अंदर देश के अलग अलग जगह से कई कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का नमूना इस प्रदर्शनी में पेश किया। तो चलिए चलकर जानते हैं उन कलाकारों से उनकी इस अनोखी कला के बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी। इनसे इनकी कला के बारे में जानेंगे और इनके पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। सर, किस तरीके की पेंटिंग्स आपने अपनी इस एग्जीबिशन में आज लगवाई हैं? मैंने इस प्रदर्शनी में, जो कि मेरी सोलो एग्जीबिशन है जी, इसमें 80 चित्र हैं जो मेरे नाखूनों द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें मैं नक्षत्र चित्रों के नाम से पुकारता हूँ। जी, इसका टाइटल है आर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्पेस। जी, ये 80 चित्र, जिसमें कि मेरे द्वारा मुख्य चित्र, धार्मिक चित्र और कंपोजिशंस हैं और पर्यावरण से संबंधित हैं। जी, इनके द्वारा मैंने संदेश देने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से अपने पर्यावरण को, अपने समाज को एक स्वस्थ रखने के लिए काम कर सकते हैं। तो किस बेसिस पर, कितने प्रकार की आपकी ये पेंटिंग्स हैं जो आपने आज यहाँ पर प्रदर्शित की है? ये मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने बताया, कि ये नाखूनों से बनाई गई चित्र हैं। इसमें मैंने हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। जी, उसमें उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, जागेश्वर है, कटारमल का सूर्य मंदिर है और नंदा देवी मंदिर है, ऐसे ही अनेक मंदिरों को दिखाया है। और मैंने चित्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, अलग अलग तरीके की हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये तरह तरह के पेंटिंग्स बनाते हैं तो क्या सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आता है, क्या सोचकर, किन विचारों के साथ आप ये पेंटिंग्स उकेरते हैं? कलाकार होने के नाते मेरी दृष्टि भिन्न होती है। मैं देखता हूँ कि किस रूप में मुझे उसमें सौंदर्य दिखाई दे रहा है और उस सौंदर्य को मैं उकेरने की कोशिश करता हूँ। तो आप इन पेंटिंग्स के ज़रिए किस तरीके का संदेश जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपनी धरोहर का बचाने के लिए काम करना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, और उसी में जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम सभी स्वस्थ होंगे। ये मेरा संदेश है।
बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि किसी भी अपनी एक पेंटिंग के बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें कि क्या किस तरीके की पेंटिंग है और वो पेंटिंग क्या संदेश देती है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मैंने बाल्यकाल का चित्र बनाया है, जो कि आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। उनके द्वारा बनाया गया जो कार्य किया जा रहा है वो हमारे देश ही नहीं विदेश में भी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पेंटिंग्स भी उसी तरीके से पूरे विश्व में छाएं, और ये उसी दिशा में मेरा प्रयास है। मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों ने मेरी इन चित्रों को बहुत सराहा और बड़ी प्रशंसा की है। सर एक पेंटिंग और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पेंटिंग है, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरीके के विचार इस पेंटिंग के द्वारा आपने प्रकट किए हैं। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इस सृष्टि में हम अपने आप को जब हम पाते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, उस सीमा को जानने के लिए इसमें मैंने प्रतीकों के माध्यम से सिंबल्स को बनाया है और इसमें आकारों को लिया है, शब्दों को लिया है। उन शब्दों के माध्यम से मैंने अपना संदेश देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल सर, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने इस कला की शुरुआत करी तो किस तरीके से आपके मन में विचार आया कि मुझे कला के प्रति मेरी रुचि है और उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके का बैकग्राउंड था और फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी किस तरीके की रही, क्या कुछ आपने देखा सीखा? मैंने अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, मैंने विज्ञान से अपनी शिक्षा ग्रहण की और विज्ञान के साथ साथ ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे गुरुजी स्वर्गीय इम्तियाज़ अली खान साहब का आशीर्वाद मिला। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया और मैं कला महाविद्यालय लखनऊ में गया और उसके बाद मैंने रागों पर आधारित अपना शोध कार्य किया और उसी के साथ साथ मैंने डीलिट भी किया और डीलिट करने में मैंने ट्राइबल आर्ट्स को अपना विषय बनाया, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें वहीं से निकल के आई हैं और उन्हीं के माध्यम से मैंने अपने चित्रों में इनको लाने की कोशिश की है, जो कि इसमें दिखाई देता है। और मेरी सबसे पहली जो इस प्रकार की प्रदर्शनी हुई थी वो 1999 में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी में संपन्न की गई थी। उसके बाद मैंने अपनी एक इसी भांति की प्रदर्शनी फ्रांस में पेरिस के पास ही नैन्सी में आयोजित की थी। इस प्रकार की मेरी चौथी प्रदर्शनी है। यद्यपि मेरे द्वारा 60 से अधिक सामूहिक प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई है। जैसा कि सर अभी आपने बताया कितने सारे एग्जीबिशंस में आपने हिस्सा लिया है और इतना कुछ आप कर चुके हैं, ट्राइबल आर्ट्स को आपने प्रोत्साहित किया जो कि बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। अभी क्योंकि 2022 चल रहा है, आने वाले समय में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आप कला को आगे देंगे? हाँ, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारी देश की जो भारत की संस्कृति है वो मेरी कला में धीरे धीरे और स्थान पाएगी और वो पूरे विश्व में फैलेगी। मेरा प्रयास उसी दिशा में है। बिल्कुल शेखर जी, तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आशा करते हैं कि हमारे दोस्तों को भी कुछ प्रेरणा मिली होगी शेखर जी से। अभी जानेंगे और भी आर्टिस्ट से उनकी कला के बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर कलाकार राम कृपाल नामदेव। तो इनसे इनके पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। सर अपनी पेंटिंग्स के बारे में आप कुछ बताएंगे कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली पेंटिंग्स को लेकर? मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरे नाना का गांव मेरे गांव के पास भी है, वहाँ कभी कभी मैं जाता था तो मेरे ही एक हम उम्र भगवान दास जी नामदेव हैं, वो कुछ अपनी कॉपी में कुछ चित्र बनाते रहते थे, जैसे कृष्ण जी, गणेश जी इत्यादि बनाते रहते। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने भी कुछ बनाना शुरू किया। और जैसा कि मुझे याद है, मैंने अपने जीवन का पहला चित्र हनुमान जी का बनाया था, जड़ी बूटी वाला पहाड़ लेके उड़ते हुए ये चित्र बनाया था। तो एक तो मेरे पहले गुरु श्री भगवान दास जी पटेल, दूसरे गुरु मेरे श्री हनुमान जी, और इसके बाद वहीं से मेरी चित्रकला की यात्रा शुरू होती है।
और कुछ प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। जब मुझे मेरी माँ कभी रोटी खाने को देती थी तो उसको मैं काटता था दांतों से, और काटने के बाद देखते थे कि उसमें किस तरह की आकृति बनती है। और दूसरा एक और मुझे प्रेरणा मिली मुझे अपनी दादी से, जो घर की दीवारों पे मिट्टी से कुछ कुछ आकृतियाँ बनाती थी, उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। मैंने अपने व्यावसायिक पेंटिंग की शुरुआत मैंने सन 1984 के आसपास ही शुरू की थी, और अभी मैं इस समय परम आदरणीय सूर्य साम्राज्ञी भारत रत्न परम आदरणीय लता जी पर अधिकतर चित्र बना रहा हूँ। और यहाँ पर इस समय ललित कला अकादमी दिल्ली में हमारी आदरणीय लता दीदी पर 12वीं चित्र कला प्रदर्शनी चल रही है। इसके पहले हम 11 और लगा चुके हैं, लता दीदी पर ही आधारित थी वो मुख्य रूप से। यहाँ पर लता दीदी के हमने लगभग 30 से 35 के आसपास चित्र लगाए हैं। उनमें से कुछ ऐसे चित्र हैं जैसे एक चित्र हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है, एक चित्र है जो एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल है। इस तरह से कुछ और भी महत्वपूर्ण चित्र है, जैसे एक चित्र हमने बनाया है जिसमें 4359 चेहरे हैं। वो लता दीदी का ही चित्र, मेन चित्र लता है दीदी का है, उसमें एक माँ सरस्वती का चित्र भी बनाया है। और मैं अपने एक चित्र के बारे में बताना चाहूँगा जो लता दीदी का ही है मुख्य रूप से। उसमें 930 चेहरे हमने बनाए हैं, उसमें 299 चेहरे लता दीदी के हैं, एक माँ सरस्वती के हैं, और 630 विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, बहुत महानता हासिल की है। और उसी चित्र में एक हिंदी में लता लिखा है, जितनी जगह में लता है लिखा है वहाँ पे सिर्फ लता दीदी के चित्र हैं इस तरह से। और ये चित्र हमारा 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इसी चित्र के कारण मुझे परम आदरणीय लता दीदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ 29 जून 2014 को। और दीदी से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन कर लिए हों, ऐसा लगा। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आपने लता जी को हमेशा से प्रेरणा का स्रोत माना है और उसी को लेकर आपने पेंटिंग्स बनाई, और हमने खुद भी देखा है कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें ज़्यादातर लता जी की तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स हैं, मोस्टली पेंटिंग्स, और उसके अलावा है आपकी धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक पेंटिंग्स। तो इसके अलावा आप किन किन चित्रों को उकेरते हैं? देखो, लता दीदी तो मैं माँ सरस्वती के रूप में उनको देखता हूँ, अधिकतर चित्र उन्हीं के बनाता हूँ, लेकिन साक्षात मेरा मन भी आध्यात्मिक तरफ जाता है, इसलिए मैं भगवान के चित्र भी मैंने बनाए हैं। जैसे यहाँ पे राम दरबार का चित्र बनाया है, उसमें राम दरबार के चित्र की विशेषता ये है कि आपने राम दरबार के बहुत सारे चित्र देखे होंगे, परंतु इस चित्र की विशेषता यह है कि जो राम और रावण के युद्ध के बाद में जो पात्र बच गए थे, जिनका राम रावण युद्ध के समय काफ़ी बड़ा योगदान था, जो पात्र बचे रह गए थे उनको चित्रित करने की कोशिश की है, और कुछ अज्ञात लोगों के चित्र भी उसमें बनाए हैं। इस चित्र की मुख्यतः एक विशेषता है, यहाँ पर एक आप हनुमान जी का चित्र देखें जो ध्यान मुद्रा में, उसमें आपको कोई ऐसी ज्वेलरी टाइप का श्रृंगार कलर से नहीं बनाया है। मैंने कुछ ऐसे सात्विक चीज़ों से चित्र बनाए, जिसमें गले में उनकी एक माला बनी, उसमें राम और लक्ष्मण, राम और सीता जी का चित्र बनाया है, एक और माला उसमें राम राम लिखा हुआ है, और उसमें कोई ऐसे ज्वेलरी टाइप का होता है, स्वर्ण से आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि स्वर्ण ये आभूषण जो है माया के प्रतीक होते हैं, इसलिए मैंने सात्विकता दिखाने की कोशिश की है उसमें। बिल्कुल सर, और जिस तरह से हमने देखा कि क्योंकि ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, वो लता जी की है, तो आपने सीरीज़ का नाम भी उन्हीं को लेकर दिया है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, चित्रलतिका शीर्षक इसका हमने दिया क्योंकि एक बार क्या हुआ, हमारी जब हमने पहली प्रदर्शनी लगाने का सोचा था सन 2017 में, तो उस समय हमने सोचा कि हम अपनी इस श्रृंखला का नाम क्या रखें। तो हमारे बड़ा बेटा है जो कि उसने NSD पास आउट है, उससे मुंबई में रहता है, उससे हमने थोड़ा चर्चा की, तो उन्होंने बोला कि लता दीदी का बचपन का एक नाम लतिका भी था, तो लतिका में हमने चित्र और जोड़ दिया, चित्रों की एक लतिका तैयार की जो मुख्य रूप से लता दीदी पर आधारित है। और हम अपनी कुछ इस चित्रकला शैली में कुछ ऐसे चित्र भी बनाए जिसमें एक चित्र में खूब सारे चित्र हैं, तो उसको हमने चित्रलतिका शैली ही नाम दिया है उनको।
बिल्कुल सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना कि आपने इसको इतना सुंदर नाम दिया है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और ये तस्वीरें आपके मन को काफ़ी मोह ले गई होंगी। तो चलिए, अभी और भी कलाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ एक मशहूर कलाकार गुरदीप सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनकी ख़ास कला के बारे में। सर, आपकी जो ये कला है इसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके की कला है और किस किस तरीके के आपने जो क्रिएशंस हैं वो किए हैं। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, ये मेरी एग्जीबिशन का जो है वो थीम है। इसमें मैंने अपने जो स्कल्पचर हैं वो दिखाए गए हैं। इन स्कल्पचर में जो है वो किस तरह से जो गुरु ग्रंथ साहब में से ये पंक्तियाँ ली गई हैं कि हमारे को जो इस शरीर रूपी जो कपड़ा मिला है, ये प्रभु की कृपा दृष्टि से ही हमें जो है मोक्ष का द्वार मिलता है। तो इसी तरह से ये स्कल्पचर आप देखेंगे, इसमें जो एक ये बीज मंत्र है जो आपको आपका गुरु देता है, जो धीरे धीरे डेवलप होता है और आपको एक आध्यात्मिक सफ़र की तरफ ले जाता है, जिससे जो है कि आपकी जो है एक स्पिरिचुअल यात्रा होती है और आपका जो है दर्शन, प्रभु का एक दर्शन जो है आपको आपके गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग के द्वारा जो है वो आपको मिलता है। इसी तरह से मैंने सारे स्कल्पचर जो अपने वुड में बनाए हैं। और कितने आर्टिकल्स आज की इस एग्जीबिशन में आपने लगाए हैं? मेरे इसमें 9 हैं स्कल्पचर, ये वो सारे वुड एंड मेटल में है। और वुड जो है एक मानता हूँ मैं कि एक बहुत लाइट मटेरियल है कि ये पानी में भी जो है ऊपर की तरफ जो है आप इसको देखोगे कि ये तैर जाता है, हल्का होता है। और ये शीशम वुड जो है बहुत ही बढ़िया वुड जो है मानी जाती है। इन सभी में से जो सबसे खास स्कल्पचर है उसके बारे में अगर जानना चाहें तो वो? मेरे को ये स्कल्पचर जो है सबसे अच्छा लगता है। इसमें मैंने यही दिखाया है कि गुरु के मार्गदर्शन पर ही जो है आप अपना इस समाज में से जो है अपना उत्थान कर सकते हैं। उन्हीं के दर्शन के बगैर जो है आप आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। आज के टाइम में तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, किस तरह से जो है मेंटली जो है सारा वो करना पड़ता है। तो जब तक आप गुरु को मानकर ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ने जैसा कि बताया कि इतने स्कल्पचर उन्होंने बनाए हैं, इतने आर्टिकल्स यहाँ पर बनाए हैं और सबकी एक अलग विशेषता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो कलाकृति है वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वक्त हमारे साथ मशहूर आर्टिस्ट मौजूद हैं, संजीव शाश्वती जी। इनसे इनकी कला के बारे में जानेंगे। सर, जैसा कि हमारी अभी आपसे बात भी हुई थी, तब आपने जिक्र किया था कि आप डाउन टू अर्थ पेंटिंग को बनाने की कोशिश करते हैं, उस बेस को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड में। तो कुछ और जानना चाहेंगे आपकी पेंटिंग्स के बारे में, ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में और आपकी पेंटिंग्स के बारे में जान सकें। जी, मैं जिस मीडियम में काम करता हूँ, मीडियम के साथ साथ उसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर मेरा फोकस ज़्यादा होता है। तो ये अभी जो सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत है हमारी, ये सारी सीरीज़ जो है हमारी कोरोना के बाद के सीरीज़ में तैयार किया है मैंने, कि उस टाइम में जो माइग्रेशन हुआ मैक्सिमम और डाउन टू अर्थ में जो लोग जी रहे थे, दैनिक दिनचर्या को जो जी रहे थे, उसमें चाहे रिक्शा पोलर हो, मज़दूर हो, कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जिस भी तरह के लोग हों, ठेले वाले हों, रिक्शे वाले हों, ये सारे लोग जो स्ट्रगल किया है उस टाइम में। तो टोटल इसमें करीब करीब मेरी 15-16 पेंटिंग है। 15-16 पेंटिंग में यहाँ पे मैंने 6 पेंटिंग डिस्प्ले की है, जिसका शीर्षक है फाइट फॉर लाइफ। तो आप मेरी पेंटिंग में देखेंगे कि चिड़ियाँ है, उसके पीछे पूरा प्राकृतिक एक दृश्य है, उसके साथ साथ जो घटनाएं घटती गई उस दरमियान, उस घटना को मैंने प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है इन सारे सीरीज़ में। मैंने गांधी को देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो गांधी का जो पूरा आइडियोलॉजी है मैंने एक श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए दी थी उस वक्त में जब डाउन टू अर्थ के सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। तो ये मेरा सब
प्रतीकात्मक रूप से ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मेरे प्रतीकात्मक है और उन लोगों को जो कोरोना काल में निकल गए, हमसे बिछुड़ गए, उनको भी एक श्रद्धांजलि है हमारी। बिल्कुल सर, अभी आपने इस पेंटिंग का भी जिक्र किया और कोरोना काल को लेकर भी आपने कुछ पेंटिंग्स बनाई है। अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें तो इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहें कि कब से शुरुआत की और आगे क्या कुछ करेंगे इस क्षेत्र में। जी मैं बेसिकली सुदूर गांव से आता हूं, बिहार का रहने वाला हूं और वहां जो मैंने बचपन में पढ़ा लिखा और अपने पेरेंट्स के साथ जो जिया उसको मैं इन चित्रों में दिखाने की बार बार इसलिए कोशिश करता हूं कि वो मेरे जहन में रिकॉर्ड है, मेरे जहन में छाप है, वो छाप तो कभी छूट नहीं सकता है। इसलिए आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखेंगे वो चीज़ें बार बार आ रही है, चाहे चिड़िया हो, नदी हो, प्रकृति के रंग हो, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने कई पेंटिंग्स बनाई हैं और यहाँ पर भी एग्जीबिशन में भी आपकी कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं, पोर्ट्रेट की गई हैं। कोई खास पेंटिंग के बारे में अगर आप बताना चाहें तो किसी एक पेंटिंग के बारे में। मेरी सबसे एक पेंटिंग इधर है, पीछे लगी हुई है, वो भी फाइट फॉर लाइफ का एक सीरीज़ है, रिक्शा पोलर। मैं 97 में काम किया था पूरा रिक्शा पोलर के साथ, करीब 3 वर्षों का जीवन मैंने बिताया था उनके साथ एज ए रिसर्चर। तो मैं लिटरेचर के साथ साथ मैं अपनी ड्राइंग को भी उनके पैरेलल में ले जाता था और उनके साथ मैं रात में रहता था, दिन में रहता था। उनकी दैनिक दिनचर्या जो थी मैंने उसको झेला है उनके साथ में रह के। तो वो जो लास्ट वाली हमारी पेंटिंग है वो उनकी एक सीरीज़ है, उनके लाइफ का। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही नज़दीक से इस जीवन को जिया है, वही अपनी पेंटिंग्स में उकेरने की आपकी कोशिश रही है। तो क्या संदेश आप इन पेंटिंग्स के द्वारा हमारे दर्शकों को भी देना चाहेंगे और जो अभी नया जिन्होंने स्टार्ट किया है पेंटिंग्स के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप काम करें तो उसमें सबसे पहले शोध ज़रूरी है। शोध आप देखिए, गहराई में देखिए, उनको जांचिए, परखिए, उनके बारे में पढ़िए। इसके बाद जो आपके भावना के अंदर चीज़ें हैं उनको आप उकेरने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन हमारी परफेक्ट हो, रंग हमारा परफेक्ट हो। आपकी रंग और कुची या रेखाएं जैसे जा रही हो आप उसको स्वतः बहने दीजिए और अपनी भावनाओं को जिस भी माध्यम से है आप निकालिए उसको। बिल्कुल संजीव जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपके जो विचार हैं वो बहुत ही सुंदर है और वो इन पोर्ट्रेट्स में भी दिख रहे हैं, इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपकी पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आई होंगी। तो इसके साथ ही दर्शकों, हम आपको कुछ और कलाकारों से मिलाते हैं, उनके कुछ क्रिएशंस हैं वो दिखाते हैं। जी शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है गौतम पार्थ रॉय। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और आज हम उनके साथ हैं तो उनकी कुछ पेंटिंग्स जो आज के इस एग्जीबिशन में लगी हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आज जो आपने पेंटिंग्स यहाँ पर एग्जीबिशन में प्रदर्शित की हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो पेंटिंग है इसका टाइटल है कलर ऑफ मोशन। कलर मोशन इसका पेंटिंग का टाइटल है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था लाइफ में हमारा जिसमें लाइफ है उसमें आपका डेथ एंड लाइफ दोनों एक साथ में है। जो हमारे साथ जब हम सो जाते हैं तब हमारा जो सारा कुछ हमारा डेथ हो जाता है, टोटली मूवमेंट एंड मोशन सारा कुछ डेथ हो जाता है। अब जब मैं अपना काम में लग जाता हूँ तो मेरा हो जाते हैं, उसी टाइम में हमारा शुरुआत हो जाते हैं लाइफ, इज लाइफ। तो एक कलर, ब्लैक कलर इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड रेड कलर द सिंबल ऑफ लाइफ एंड लव, everything other than. So then I make it a motion. Every life has a motion. तो मैं मोशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ द ऑयल पेंटिंग एंड पहले मैं एक सीरीज़ बनाया था वीमेन विथ नेचर, द कंबाइन द वीमेन द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, द लाइफ इज a creation that lives is a creation of life. तो मैं उसके ऊपर बहुत काम किया है। तो अभी मैं इसका मोशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। एनिमल द स्पीड
स्पीड के मैं समझाने के लिए मैं इसको यूज़ किया है, एनिमल को, बुल एंड हॉर्स, द फोर्स ऑफ सिंबल ऑफ फोर्स। तो मैं एक कोशिश किया है, देखा। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आपने इससे पहले भी कुछ क्रिएशंस बनाई थी और अभी जो पोर्ट्रेट आपने यहाँ पर बनाई है उनको नाम दिया है कलर ऑफ मोशन। तो आने वाले समय में इन फ्यूचर आपने कोई थीम सोची है जिस पर आप वर्क करेंगे? मैं लाइफ एक्चुअली मैं बेसिकली मैं लैंडस्केप का, नेचर के ऊपर पेंटिंग बनाता हूँ, नेचर विथ ह्यूमन, दोनों को कंपोज करके एक साथ में मैं एग्जीबिशन, हमेशा ही मैं ऐसे ही पेंटिंग बनाता हूँ जिसमें आपका लाइफ भी आ जाता है, नेचर भी आ जाते हैं, नेचर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो सब इसी हिसाब से मैं पेंटिंग बनाता हूँ सारा। इवन ऑलवेज मैं ऑयल कलर यूज़ करता हूँ पेंटिंग में। तो अभी थोड़ा सा चेंज करके मेरे को मोशन के ऊपर कुछ काम करना है, जो ह्यूमन मोशन, जो विदाउट मोशन वी कैन सर्वाइव, है ना। तो सर ये कब से आपके माइंड में आया कि मुझे पेंटिंग की तरफ आगे बढ़ना है? अगर छोटे से थोड़े शब्दों में अगर हम आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना चाहें तो। बैकग्राउंड एक्चुअली मैं बहुत स्टडी किया है, बहुत स्टडी किया है। मैं रोड साइड में, स्ट्रीट साइड में बहुत स्टडी किया। उसी टाइम में आई फील देयर बहुत कुछ मैं फील किया वहाँ पे, जो वो लोग का पेन, सारा कुछ पेंट करने के बाद, मैं फील करने के बाद मैं पेंटिंग बनाया। इवन कोशिश करेंगे फिर लाइफ के लेके, नेचर को लेके कुछ बनाने के लिए। दैट्स ऑल। सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि सर ने किस तरह से जो लाइफ होती है उसको ध्यान में रखते हुए और उसे प्रकृति के साथ यानी नेचर के साथ जोड़ते हुए ये पेंटिंग्स बनाई है, जो वाकई एक संदेश जो है वो देती हैं कि किस तरह से डेथ और लाइफ, जीवन और मृत्यु आपस में सामंजस्य बिठाकर ये जीवन चलता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भी ये पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वक्त हमारे साथ उड़ीसा के मशहूर चित्रकार गंगा नारायण महाराणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी कुछ पेंटिंग्स के बारे में जो आपने आज इस प्रदर्शनी में लगाई हैं। ये मेरा ये प्रदर्शनी में चारों पेंटिंग लगा हुआ है। ये जो चारों पेंटिंग है ये जो है भाभा का जो है नव रस के ऊपर जो आधारित है। भाभा जो है एक स्टेट है, कंडीशन है, और वो कंडीशन से इमोशन शुरू हो जाता है। इमोशन जो है वो इंसान को इंसानियत सिखाता है। तो उसी के ऊपर ये मैंने 9 रस के ऊपर अलग अलग रस बनाया। जैसे कि श्रृंगार है, लव श्रृंगार, और रौद्र, और है लव, और एक है जो भावा जो भाव के ऊपर होता है। ऐसे हमें 9 पेंटिंग मैंने बनाया, ठीक है। तो इस 9 पेंटिंग में मैं अलग अलग जगह का जो मेरा जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसी के ऊपर मैंने बनाया। जैसे कि ये श्रृंगार के ऊपर एक भक्ति रस है। भक्ति रस में हमारा जगन्नाथ जी को मैंने, उड़ीसा का मैं हूँ, ताकि जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर थोड़ा सा दर्शाया कि पूजा के पहले कैसे जगन्नाथ के सामने अगरबत्ती के साथ, श्रृंगार के साथ सारे आके जो भक्ति भावक जो भावा वो आता है, ठीक है। बिल्कुल। तो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी जो पेंटिंग्स है वो आपने बनाई है। अगर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि 9 पेंटिंग्स आपने इस एग्जीबिशन में लगाई, अगर इन 9 पेंटिंग्स में से कोई खास पेंटिंग का जिक्र अगर आप करें जगन्नाथ जी के अलावा? मेरा खास पेंटिंग और एक है, जैसे कि मैंने ये वाला पेंटिंग बनाया है, पीछे जो पेंटिंग है ये जो है, ये मेरा जो मम्मी है, मेरा जो मम्मी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मी जो है वो बंगाल के थे वो, और पापा उड़ीसा का है। लेकिन उन्होंने मम्मी ने मुझे एक चीज़ सिखाया थे, जाकि जे मेरे को लग रहा था हमेशा के लिए कि जे तुम सबको मदद करो और सबके साथ बांटो, प्यार बांटो। इसलिए मेरा एक थीम था
तेजो संग ही न वयः समीक्षते, ये संस्कृत का एक श्लोक है। तेजस्वी व्यक्ति के लिए आयु कोई मायना नहीं रखता। उसी के ऊपर वो पेंटिंग मैंने बनाया है और मम्मी का याद को दिलाने के। मम्मी तो अभी है नहीं दुनिया में, बस। और आने वाले समय में अगर आपके कला के बारे में जानना चाहें तो आगे किस तरीके की थीम पर अब आप पेंटिंग्स बनाएंगे और क्या कुछ आपके प्लानिंग्स है इसको लेकर? मेरा वही जो ये जो रस नव रस है उसी के ऊपर मैं तो बनाता हूँ, लेकिन आगे को फिर जैसे कि मैंने कलर स्कीम चेंज करूँगा, थीम चेंज करूँगा, लेकिन वही रस के ऊपर होगा। जो अलग अलग रस में दिखाता हूँ। जैसे कि आपने जिक्र किया कि नव रस, तो मतलब 9 तरीके के रस को ध्यान में रखते हुए आप ये पेंटिंग्स बनाते हैं? जी, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग स्थिति का, समय का, इसको लेके मैं चेंज करके मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये इस नवरस के बारे में सुनकर कि आप इसको ध्यान में रखते हुए पेंटिंग्स बनाते हैं। तो ये आपके दिमाग में कब से आया और कब से आपने ये सोचा कि मुझे पेंटिंग को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इसमें अपना आपको फ्यूचर दिखा? ये दिमाग में जब मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, तो ये ज़्यादातर वही पेंटिंग में लगा था। हमारा वहाँ पर यात्रा होता था और सीन बनता था, तो उसमें मैं वही सीन बनाता था, यात्रा में सबको मेकअप करता था। तो घर में बहुत मुझे ऐसे गुस्सा करते थे, खाने नहीं देते थे। और इसका बारे में 12th में अगर फेल भी हो गया, मैंने बंद कर दिया था, है ना। उसके बाद मैं एकदम पागल हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ उसी पेंटिंग के। जैसे मंदिर में जाके बनाता रहता हूँ, ऐसे कोयला लेके। उस तरफ उस समय तो कुछ कलर वलर नहीं था, और ये जो लकड़ी जलाते थे उसी लकड़ी को लेके बनाता था। और मम्मी का जो पाँव में रेड कलर का अलीता है, उसी में अलता उसमें यूज करता हूँ। और जो सब मम्मी लोग सो जाते हैं दोपहर में, वो जो हल्दी को लेके पीस के वो येलो कलर बना देता हूँ। ऐसे करके बहुत कुछ ऐसे मैंने बनाया। ये सब देख के मेरा पापा डॉक्टर थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था, बहुत पिटाई होता था कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल आपको करना पड़ा है, यहाँ तक कि कलर्स को लेकर भी आपने कोशिश करी है कि किसी तरह से घर से ही कलरों को निकाल कर और आप अपनी इसको एक आकृति दे सके। तो कितने समय बाद आपको इसमें सफलता हासिल हुई है, क्योंकि आज आप इस मुकाम पर है कि हर कोई आपको जानता है? मैं दिल्ली आने के बाद ही बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि दिल्ली में जब आया है मुझे रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं था। मैं इसे गुस्से होकर आ गया था और रेलवे स्टेशन में सोता था। रेलवे स्टेशन में वहीं से स्केचिंग वेचिंग करता था सबका। अचानक मेरा इसी स्ट्रगल में एक दिन आया कि कोई स्टूडियो डायरेक्टर मुझे वहाँ से उठाया, कह उनका स्टूडियो में लाजपत नगर मैंने काम किया। उसके बाद वहीं पर हमारा फिर अच्छा शुरू हो गया मेरा ज़िंदगी के साथ। जो पैसा मिला, फिर कलर कैनवास खरीद के मैं फर्स्ट टाइम ही ललित कला में मैंने लगाया था शुरू में 93 में। उसके बाद फिर हैबिटेट सेंटर में मेरे को स्पॉन्सर करा दिया है। उसके बाद आहिस्ता से उसी दिन से बस मैं चलता रहता। बिल्कुल सर, आपकी जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली है, प्रेरणादायक है। तो ऐसे जो बाकी के कलाकार होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता और वो स्ट्रगल काफ़ी करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, ये तो है एक तो है कि भाग्य है ना, और एक कर्म। कर्म करो, भाग्य तुमको साथ में लेके जाएगा। इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत ही पसंद आया होगा और ये जो कहानी है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। तो हम आशा करते हैं कि आप भी इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। यहाँ 14 कलाकारों का एक समूह प्रदर्शनी लगा है, जिसमें ये राजेंद्र कुमार हैं जिन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट से बैचलर एंड मास्टर फाइन आर्ट किया है। राजेंद्र मेरे मित्र भी रहे हैं, मेरे साथ भी पढ़े हैं और शुरू में से ही एक्रोबेट्स के ऊपर ये वर्क करते आ रहे हैं। जो सड़क पे बच्चे तमाशा दिखाते हैं, उनके जीवन को लेकर उनकी अलग अलग पोजेस होते हैं, किस तरह से वो अर्न करने के लिए या कुछ कम पैसे लेने के लिए लोगों को अपना एक तमाशा दिखाते हैं। इस विषय को लेकर राजेंद्र जी ने काफ़ी वर्क किया है और इनके वर्क में मैं काफ़ी शुरू से ही 95 से देखूं तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहले इनका एक ब्राउन मोनोक्रोमेटिक वर्क होता था
और उसके बाद जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कलरफुल वर्क मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी भी कलाकारों के वर्क्स वहाँ बहुत अच्छे हैं, जिसमें गुरदीप सिंह हैं, भास्कर जी हैं, अनूप जी हैं, जो मेरे परिचित हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं यहाँ आज मिलने आया था। तो सौभाग्य से सभी से मुलाकात हो गई और बहुत अच्छी प्रदर्शनी देखने का मौका मिला है। और ये एक नई शुरुआत हुई है इस साल से, कोरोना काल के बाद, कि दोबारा रविंद्र भवन दीर्घा ये खुली है सभी के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीता दत्त जी, जो कि ब्रॉन्ज में ज़्यादातर स्कल्पचर तैयार करती हैं और इनके स्कल्पचर देश विदेश में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इनसे इनकी कला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप ये जो कला है ये कब से कर रही हैं? मैं तो बचपन से स्टार्ट किया, फिर बचपन से तो ब्रॉन्ज नहीं होते। मैं पहले त्रिपुरा से, फिर शांति निकेतन विश्वभारती से कंप्लीट किया। फिर मेरे को गवर्नमेंट से फेलोशिप मिले, वो भी मैंने कंप्लीट किया। और मेरा जो स्टडी है ये ज़्यादातर ब्रॉन्ज कास्टिंग में ही करती हूँ। अभी एग्जीबिशन के लिए मैंने जो काम लिया, ये काम है मेरा प्रेग्नेंट वोमेन। तो क्योंकि प्रेग्नेंट तो हर लेडी को होना है, ये पोर भी होती है, रिच भी होती है। फिर इसको जो फीलिंग है, इसको जो पेन है, इसको जो हैप्पीनेस है, सब कुछ एक जैसे है। फिर इसके पास पैसा नहीं है, वो तो अपना मजदूरी करना है, इसको बच्चे को दिखना है, इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहते है, छोटा सा घर रहती है और इसको खेती जो है उसके सामने ही करती है, खाना भी उसी घर में ही पकता है, बच्चा भी वहाँ पे ही रहती है, इतना छोटा सा स्पेस रहते है इसको। ये इसको पूरा आर्ट है। और जो इसको पास पैसा है, इसको पास तो गाड़ी है, बाड़ी है, सोफ़ा है, सब कुछ है। चार धरी से इसको कोई पैसा का कमी नहीं है। वो बहुत ही उदास रहती है, उसको ये नहीं है मेरे को खेती में जाना है, मेरे को बच्चा को दिखना है। तो इसलिए दोनों में जो बहुत डिफरेंस है, लाइफस्टाइल पूरा अलग है। फिर प्रेग्नेंट दोनों ही हैं, लेडी भी दोनों ही हैं, फिर लाइफस्टाइल पूरा अलग है। एक में कुछ भी नहीं है और एक में बहुत कुछ है। तो ये दिखाने के लिए मैंने ये किया। तो इस एग्जीबिशन में आपने कितने स्कल्पचर यहाँ पर लगाए हैं? मैंने 4 स्कल्पचर रखा है, सब लेडी लेके ही किया। और एक लेडी है वो इसको स्टार्टिंग है, प्रेग्नेंट में स्टार्टिंग में तो इसको समझ में नहीं आती है। फिर इसको तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा लेटने के दिल करते हैं, बात करने के दिल करती है, उसको मम्मी के साथ शेयर करती है, वो एक मूड में है। और एक है जो लेडी बहुत कुछ किया, एक लेडी के ऊपर तो बहुत डिपेंड होती है ना, पूरा फैमिली डिपेंड करती है। तो ये लेडी सब कुछ ख़त्म करने के बाद अभी रिलैक्स मूड में है, अभी इसको कुछ नहीं है, उसका अकेला रहना अच्छा लगता है। तो ये बैठ के पूरा थिंकिंग जो है इसकी, जो मैंने बहुत कुछ सह लिया और कुछ नहीं सहेंगे, अभी मैं अकेला हूँ। यानी कि आप महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये स्कल्पचर तैयार करते हैं। तो आने वाले समय में आप किस तरीके के और अपने आर्टिकल? लेडीज़ लेके मैंने को और भी बहुत सीरीज़ है जो अभी यहाँ पे नहीं दिखाया, तो ये दिखाएंगे। तो ये थी रीता जी और इन्होंने अपने स्कल्पचर के ज़रिए महिला शक्ति को दिखाया है।
अजला फाउंडेशन की ओर से ये आयोजित प्रदर्शनी, मैं पूरे अजला फाउंडेशन के लोगों को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरे देश भर के कलाकारों को, चित्रकारों को दिल्ली जैसे महानगर में इस प्रदर्शनी को आयोजित किया। और मैं दिल्ली के लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 9 तारीख से लगातार इन चित्रकारों को, मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग आ रहे हैं और बड़ी तादाद में उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी मिल रहे हैं और उनके काम को भी देख रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के चित्रकला, मूर्तिकला को प्रोत्साहित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अजला फाउंडेशन ने जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है उसमें हम सभी लोगों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि भारत की चित्रकला और मूर्तिकला अपने आप में समृद्ध कला है, पूरे विश्व में इसको लेकर के भारत का सम्मान है। मुझे लगता है अजला फाउंडेशन ने जो संकल्प लिया है उसको प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी के साथ अजला फाउंडेशन के साथ भी जुड़ना चाहिए। ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद। अभी लोकायता आर्ट गैलरी में अजाला फाउंडेशन ने एक प्रदर्शनी आयोजित की है 9 सितंबर से 18 सितंबर तक। इसमें मैं भी एक सहभागी कलाकार हूँ। मेरी पेंटिंग्स का सब्जेक्ट अभी मैं इंडियन एंशिएंट स्टोरीज़ को लेकर काम कर रही हूँ और मैंने अभी अपने कुछ अवतारों को चित्रित करने की कोशिश की है। इस पेंटिंग में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि विष्णु जी तो हैं, लेकिन शिव जी ने भी विषपान करके उनकी महत्ता भी कम नहीं है, ये दिखाने की मेरी कोशिश है। साथ में मैंने यहाँ ये सरस्वती जी को जो मेरा विज़न है वो दिखाने की कोशिश की है। वो ट्रेडिशनल सरस्वती ना दिखा के जैसा मैं सोचती हूँ, जो मेरे नज़रों में जिस तरह का सरस्वती का रूप है वो मैंने बनाने की कोशिश की है। This is title is Rangolam. I know about the Rangoli thing. This is used to make the festival time, make positive, get the positive energy from that decorative thing in the front of temple and the festival time का घर के सामने भी है, इसलिए ये थीम लेके मैं किया हूँ। मैं आज अजाला फाउंडेशन ने हमें मौका दिया है अपने आर्ट को एग्जिबिट करने के लिए इन लोकायत आर्ट गैलरी इन हाउस खास विलेज। यहाँ पे मेरे 2 पेंटिंग्स एग्जिबिट किए हैं मैंने। दीज आर ऑयल ऑन कैनवस एंड इसमें मैंने एंटीक बर्तन जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, जो आज भी कुछ घरों में यूज़ होते हैं, उनको मैंने एब्स्ट्रैक्ट वे में दिखाने की कोशिश की है। अजला फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसे मैं सौभाग्य इसलिए कहता हूँ कि ऐसी चित्रकला प्रदर्शनी दिल्ली शहर में प्रायः दुर्लभ होती है, जहाँ कई बड़े भव्य कलाकार एक जगह एकत्रित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। आज से करीब 55 साल पहले मैं सप्रू हाउस में रहा करता था, तो संगीत नाटक एकेडमी सामने ही थी, वहाँ चित्रों की प्रदर्शनियाँ देखा करता था। लेकिन ये प्रदर्शनी देखकर मुझे ये लगा कि पिछले 50 साल में हमारे भारत में कला के क्षेत्र में लोग बड़ी गहराई में उतरे हैं, बड़ी बारीकियों में उतरे हैं, और अजला फाउंडेशन ने उन सबको ऐसी प्रदर्शनी के द्वारा मैं समझता हूँ प्रोत्साहित किया है। क्योंकि जो भी इस प्रदर्शनी को देखेगा वो उनकी सराहना किए बिना रहेगा नहीं। और इसमें कई नवोदित कलाकार भी हैं, कई सिद्धहस्त कलाकार भी हैं, सुप्रतिष्ठित कलाकार भी हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और दिल्ली के लोगों से, बल्कि पूरे राष्ट्र के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी प्रदर्शनी को देखें, उसका आनंद लें और कला से जो अद्भुत अनुभव होता है, विलक्षण आनंद उपजता है, उसको भोगें और उसको सराहें। धन्यवाद।
मैं यहाँ पे ये एग्जीबिशन देखने आई थी एंड आई थिंक अजाला फाउंडेशन डिड अ वेरी अमेजिंग जॉब इन एग्जिबिटिंग दिस प्लेस. I could see the hard work of the artist in each particular work. So yeah, and I think I believe that Ajala Foundation is doing an amazing job supporting artists irrespective of their age and believing in their dreams as well. So yeah, thank you. I'm very happy that I took a decision to visit this area. Thank you. अजला का अर्थ है संस्कृत में शाश्वत, भय मुक्त, मृत्यु मुक्त, अजन्मा और प्रकृति की बेटी. यह जो संस्था है ये हमने एक सोशल कॉज के लिए, सामाजिक कार्य के लिए बनाई है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे कार्य क्षेत्र रहेंगे. मुख्यतः उसके अंदर आर्ट, क्राफ्ट, आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें हम इसके ऊपर कार्य करेंगे. इसका ये प्रथम कार्यक्रम है जो हम कीप द फेथ अलाइव के अंतर्गत इसको कर रहे हैं कि अपना जो विश्वास है वो जीवित रखें, विश्वास को बनाए रखें. और ये प्रयास हमें अब लग रहा है कि बड़ा सफलतम प्रयास रहा है और कलाकारों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मंच रहा, जिसमें पूरे भारतवर्ष से कलाकारों ने इसमें हिस्सेदारी ली है. और सभी प्रकार के कलाकार हैं, जिसमें मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, काफ़ी विधाएं इसके अंदर हम प्रदर्शित कर रहे हैं. इसमें हमारा फाइन आर्ट है, कंटेम्प्रेरी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इस प्रकार के आपने देखा सारे ही कलाकारों ने अपने अपने जो कलाकृति हैं वो प्रदर्शित करी है. तो आज इस प्रदर्शनी के ज़रिए देश के अलग अलग कोने से आए कलाकारों की कला के बारे में हमने आपको दिखाया और हम आशा करते हैं कि ये प्रदर्शनी आपको बेहद पसंद आई होगी. और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने कार्यक्रमों के ज़रिए इस तरह की कला को आपके सामने लाते रहें. फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.